नमस्कार। द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं अखिल स्वामी आपसे ये चर्चा करने जा रहा हूं कि बहुत सारे चुनावी पंडित और सेफोलॉजिस्ट ये गणना कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में किस पार्टी को किस स्टेट से कितनी सीटें मिलेंगी, और जो वो अंदाजा लगा रहे हैं वो बार बार ऐसा लग रहा है कि जब भी माननीय मोदी जी किसी समस्या में फंसते हैं वो ये बार बार जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 सीटों से ज्यादा मिल रहा है। ये उनकी गणना का मुख्य आधार होता है कि किसी भी प्रकार ये जनता में मैसेज दिया जाए कि जो मोदी जी के मुंह से निकल गया कि 370 बीजेपी को मिलेंगी सीटें और 400 सीटें एनडीए को मिलेंगी, इसको सिद्ध किया जाए, जिससे जनता जो है, जो भ्रम की स्थिति में है, जो फैंस सीटर्स हैं, उनको ये लगे कि जब बीजेपी जीत ही रही है तो हम भी उधर क्यों ना हो जाए जो जीत रहा है। और जो लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एनडीए सत्ता में ना आए और इंडिया गठबंधन सत्ता में आए, वो हतोत्साहित हो जाएं और उनको ये महसूस हो कि बहुत ज्यादा प्रयास करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि जितने भी चुनावी पंडित हैं, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को तो 370 सीटें और एनडीए को 400 सीटें मिल ही रही हैं। ये मेरे ख्याल से एक प्रकार का ऐसा आंकलन इसीलिए किया जा रहा है कि जनता भ्रमित हो और गुमराह हो। देखिए, बहुत बड़ा इंडिकेटर है मार्केट का कि मार्केट में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, वो है शेयर मार्केट। अभी 5 दिन पहले तक शेयर मार्केट ये सोच रहा था कि माननीय मोदी जी की सत्ता वापस लौटेगी। मार्केट ये सोच रहा था कि बीजेपी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन करेगी, इसलिए मार्केट तेजी से बढ़ रहा था और अडानी के शेयर भी बढ़ रहे थे। जब आपने कहा था, देखा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद अडानी के शेयर्स अचानक बहुत तेजी से गिरे, लेकिन उसके बाद सेबी ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कोई लीपापोती की, वो लीपापोती की गई कमेटी सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी गई और उसमें जो मुख्य मुद्दे थे, शेल कंपनीज के मुद्दे थे, मॉरिशस बेस्ड कंपनीज के मुद्दे थे, जबकि मॉरिशस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जांच नहीं हुई और ये माना गया कि अडानी जी ने कोई गलत काम नहीं किया और शेयर मार्केट लगातार बढ़ता गया और अडानी जी की कंपनी भी बहुत तेजी से बढ़ती गई। तो ये माना गया कि शेयर मार्केट क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर है और बीजेपी के रहने से शेयर मार्केट अच्छा काम करता है, तो ये भक्त लोगों ने अपना एक्स्ट्रापोलेट करने का प्रयास किया। अब ये देखिए, जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दे और 15 तारीख से पहले पहले उसको पब्लिक के सामने डिस्क्लोज कर दे। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और एसबीआई ने लास्ट डेट जब ये कागजात पेश करने थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके एक दिन पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमको 3 महीने का टाइम चाहिए। वो ये मान के चल रहे थे कि जैसे सारे अदालतें हैं वो सरकार के इशारे पे काम करती हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी शायद ऐसा करे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में देश की संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश की आत्माओं को बचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, 5 जजों की बेंच ने निर्णय दिया कि नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सूचना आप तुरंत दीजिए। और सूचना तुरंत दी गई और जैसे ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, वैसे ही अचानक शेयर मार्केट लगातार टूटता चला गया और तेजी से टूटा।
अडानी के शेयर सबसे ज्यादा गिरे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर भी गिरा। और जब ये कल सूचना माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई ने दी, जो एसबीआई कह रहा था कि हमको 3 महीने का टाइम चाहिए, वो 24 घंटे के अंदर सूचना दे दी उसने। और जैसे ही सूचना दी, मार्केट ने, शेयर मार्केट ने, और जो मार्केट के बैठे हुए अनुभवी लोग हैं जो हर ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर और जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके इवेंट्स को एनालाइज करते हैं, उन्होंने इसको भांप लिया कि मार्केट किधर जा रहा है और पॉलिटिकल इंडिकेटर्स क्या हैं। अब मार्केट अचानक आज बुरी तरह से गिरा, बुरी तरह से। मिड कैप शेयर करीब 4.5%, 5% गिरे, स्मॉल कैप शेयर 4.5-5% गिरे, लार्ज कैप शेयर्स भी 2% गिरे। और अडानी जी के सारी कंपनियों के शेयर्स सर्किट ब्रेकर्स के आसपास बंद हुए या बंद हो जाएंगे। 7%, 8%, 9%, 10%। जियो फाइनेंस का शेयर 7% गिरा। अब सवाल है कि मार्केट ने क्या भांपा, क्योंकि जैसे सट्टेबाज होते हैं जो चुनावी रिजल्ट्स पे सट्टा लगाते हैं, उसी प्रकार शेयर मार्केट भी सट्टेबाजी का खेल है। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक और निर्णय के बाद कि 15 तारीख को न तो केवल चुनावी बॉन्ड की सारी सूचना जग जाहिर कर दी जाएगी, बल्कि वो उस दिन वो रिट पिटीशन को भी सुनेंगे जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो कमेटी में परिवर्तन, संशोधन किया गया है अध्यादेश के मामले में, उसमें भी सुनवाई करेंगे। क्योंकि आपको पता है पहले जो कमेटी बनाई गई थी 3 सदस्यीय, जो चुनाव आयुक्तों का नियुक्ति करती थी, उसमें माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, माननीय मोदी जी थे और माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। लेकिन अध्यादेश के मामले में सरकार ने, क्योंकि वो नहीं चाहती कि निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हो, सरकार ने अध्यादेश के मामले में इसमें परिवर्तन कर दिया और उसमें कहा कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोई आवश्यकता नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, लीडर अपोजिशन रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री का कैबिनेट का कोई मंत्री रहेगा। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अगर होंगे और मंत्री वहां बैठेंगे तो 2/3 मेजोरिटी से वो किसी भी चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर दें, चाहे जय शाह को नियुक्त कर दें, चाहे संबित पात्रा को नियुक्त कर दें या किसी को भी नियुक्त कर दें, क्योंकि वहां। लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये जल जाहिर है और जनहित का मामला है और पूरे देश की जनता ये मानती है कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा विश्वास अगर हमें किसी पे है तो न्यायपालिका में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट पे है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे है, चंद्रचूड़ साहब। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से बाहर करके एक मंत्री को लेने का मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो। लेकिन जब ये बाजार को पता चला, ये शेयर मार्केट को पता चला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब ये नाम भी पता चल जाएंगे किन्होंने चुनावी बॉन्ड में पैसा दिया, ये भी पता चल जाएगा क्या इसमें ललित मोदी, नीरव मोदी का पैसा है, मेहुल चोकसी का पैसा है, दाऊद इब्राहिम का पैसा है, इसमें क्या ड्रग स्मगलर्स का पैसा है, इसमें क्या एंटी नेशनल लोगों, ये पता चलेगा। अभी नहीं पता है, मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, अभी किसी को नहीं पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को केवल पता है। लेकिन 15 तारीख को जनता को पता चल जाएगा, तो ये पर्दाफाश हो जाएगा कि किन किन लोगों ने पैसा। ये तो नहीं पता चलेगा जिन्होंने खरीदे वो बॉन्ड किस पॉलिटिकल पार्टी को किया, ये तो नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल गया कि चुनावी बॉन्ड में पैसा किसने लगाया है, कौन लोग हैं ये, और इनका केवाईसी हुआ है। केवाईसी का मतलब आप जानते हैं लोग कौन है, और केवाईसी होने का मतलब ये लोग देश विरोधी लोग नहीं है, ये स्मगलर्स नहीं है, तो इनके नाम डिस्क्लोज हो गए, पता चल जाएंगे। और उसके बाद ये निर्णय होगा कि ये लोग जो है इनका पैसा लिया तो इसका फायदा क्या हुआ और किसको फायदा हुआ और कैसे फायदा हुआ। अभी एक और नई खबर आई है, झारखंड में एक विधायक को ईडी की रेड हुई और उसके बाद बीजेपी की उनसे ये मैसेज दिया गया कि आप बीजेपी के कैंडिडेट बन जाइए पार्लियामेंट की, तो आप ईडी की रेड बंद कर देंगे। एक और रेस का उद्घाटन।
तो जितने लोग थे, अशोक चौहान पे केस चल रहा था, अजित पवार पे चल रहा था, शुभेंदु अधिकारी पे चल रहा था, हेमंत विश्व शर्मा पे चल रहा था, जितने लोगों पे ईडी सीबीआई के केस चल रहे थे वो बीजेपी में आ गए, मामला खत्म, साफ। इसका मतलब यह है कि न केवल धन उगाही के लिए ईडी सीबीआई का उपयोग हुआ, बल्कि विधायकों की को अपने पार्टी में लेकर उनको पार्लियामेंट का इलेक्शन, क्योंकि बीजेपी को पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, इसलिए वो कांग्रेस से और झारखंड मुक्ति मोर्चा से और आरजेडी से और जेडीयू से, कहीं जेडीयू को निकल जाते हैं, कहीं जेजेपी को निकल जाते हैं, कहीं किसी को निकल जाते हैं, शिवसेना को निकल जाते हैं, एनसीपी को निकल जाते हैं, क्योंकि उन पर कैंडिडेट नहीं है, जीतने वाले कैंडिडेट्स नहीं है। और मार्केट का अचानक गिरना और इस तेजी से गिरना और अडानी के शेयर का इस भयंकर रूप से गिरना, इसका मतलब है कि जो मार्केट है, जो मार्केट के एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये निकाल लिया है मतलब कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अडानी जी और रहस्यमयी लोगों का पैसा है, ये तो कंपनियां बहुत बड़ी संकट में पड़ने वाली हैं। जियो फाइनेंस का भी शेयर आज 7-8% गिरा है, मुकेश अंबानी जी की कंपनी का। इसका माने क्या मार्केट ने भांप लिया है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं? क्या शेयर मार्केट ने भांप लिया है कि अगली सरकार एनडीए की नहीं बनने वाली है? और क्योंकि एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए अडानी के शेयर लोग बेच बेच के भाग रहे हैं। और अडानी जी के शेयर अगर बेच बेच के भागेंगे तो जो सारा पैसा अडानी जी की कंपनियों में लगाया गया था, इस सोच के कि शेयर मार्केट बढ़ेगा तो बेच के पैसा कमा लेंगे, तो चुनावी बॉन्ड को तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। लेकिन यह भी एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 15 दिन का जो बॉन्ड का म्याद पूरी हो चुकी थी चुनावी बॉन्ड की, उसको पीएम केयर फंड में ट्रांसफर कर दिया गया है। और पीएम केयर फंड, जब हम लोगों ने पीएम केयर फंड आया था, ये था कि इसमें पैसा लगाइए पैसा लगाइए, तो ऐसा आभास दिया गया था कि पीएम रिलीफ फंड टाइप की चीज है, सरकारी फंड है, हम लोगों ने भी पैसा दिया था, बहुत लोगों ने पैसा दिया था। और बाद में पता चला ये तो प्राइवेट फंड है, ये तो मोदी जी की इच्छा है, जिसको चाहे न दें, जिसको चाहे दें, कहां से पैसा आया कौन दिया किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये प्राइवेट फंड था और मोदी जी ने अपना इच्छा अनुसार गुजरात को पैसा दिया और राजस्थान को और कर्नाटका को पैसा नहीं दिया। ये उनकी इच्छा थी, क्योंकि उनका प्राइवेट फंड था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने 3 दिन तक जिस प्रकार से रिएक्ट किया है और मार्केट जिस प्रकार से गिरा है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो मोदी जी के बहुत नजदीक हैं वो बहुत तेजी से गिरी हैं, उसे मुझे तो यह आभास होता है कि शेयर मार्केट ने यह समझ लिया है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी लौट नहीं रहे हैं। अपोजिशन की गवर्नमेंट आ रही है, और अगर अपोजिशन की गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद ये कंपनियां जिन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और चुनावी बॉन्ड में जिन्होंने पैसा दिया है और उस पैसे के आधार पर विधायकों को और पार्लियामेंट के एमपीज को खरीदा गया है और सरकारें गिराई गई हैं, वो सब पर्दाफाश हो जाएगा। और पर्दाफाश हो जाएगा तो ये कंपनियां सबसे ज्यादा भुगतेंगी, क्योंकि सबको पता चल जाएगा 15 तारीख को कि किस किस कंपनी ने पैसा दिया है, और उस कंपनी के बारे में अपने अपने अनुभव तो लोगों के है ही, अपनी अपनी जानकारी तो है कि कौन कितना ट्रांसपेरेंट है, कौन कितना सीएसआर करता है, कौन कितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस करता है, और कौन जो है हेराफेरी करता है। तो वो शेयर अचानक गिरने शुरू हो गए। तो ये जो सेफोलॉजिस्ट बता रहे हैं, जो गोदी मीडिया के लोग आपको टीवी में दिखा रहे हैं, इसको मत देखिए, शेयर मार्केट को देखिए, शेयर मार्केट के ट्रेंड को देखकर समझने का प्रयास कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर गिरे, उसको दंड मिला। अडानी के शेयर गिरे, उसको दंड मिला। जियो फाइनेंस के शेयर गिरे, उसको दंड मिला। और जो कंपनी बहुत ज्यादा नजदीक है सत्ता पक्ष की, उनके शेयर ज्यादा गिर रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि 2024 में माननीय मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है। तो ये जो आप टीवी में और गोदी मीडिया में डिबेट्स देखते हैं, उसको देखने के बजाय मेरा आपसे निवेदन है, शेयर मार्केट में निगाह रखिए। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान निवेशकों का हो गया है, क्योंकि शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि ट्रांसपेरेंसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस।
अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा और सेबी और आरओसी और स्टॉक एक्सचेंजेस और कंपनी लॉ बोर्ड और सारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे, तो वो शेयर मार्केट ठीक काम नहीं कर पाएगा। और ऐसा नहीं किया, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो कमेटी बनी उसने अपना विवेचना की और सब कुछ किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका दंड आज शेयर मार्केट को मिल रहा है और जनता को मिल रहा है। तो बड़ी क्लोज निगाह रखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए कि शेयर मार्केट क्या कह रहा है। गुमराह मत होइए। गोदी मीडिया की मजबूरी है, फंड्स मिलते हैं, वो अपने इवेंट्स कराते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान उनको मिलता है, एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, तो उनकी मजबूरी है। लेकिन अपना निर्णय लेना और अपने विवेचना करने का अधिकार आपका है, क्योंकि आप वोटर हैं और आपको ये खुद जानने का अधिकार है, खुद विवेचना करने का अधिकार है कि मार्केट में पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आखिर हो क्या रहा है। तो जो मैं मतलब निकाल रहा हूं, जो बात मुझे समझ में आ रही है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यह पता चल गया है और सुप्रीम कोर्ट के रुख से पता चल गया है। और फिर एक वकील साहब हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष, उन्होंने माननीय प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को थोड़ा होल्ड करा दिया जाए। उन्हें क्या लेना देना भाई? माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक निर्णय लिया है, उसमें आप हस्तक्षेप क्यों करना चाहते हैं? इस निर्णय जो जनहित में है, पता चले किस किस का पैसा है, इसमें आप क्यों बाधा बनना चाहते हैं? और माननीय राष्ट्रपति महोदय की हस्तक्षेप क्यों चाहते हैं? लेकिन वो भी हो सकता है बीजेपी का कल उनको टिकट मिल जाए, कहीं लोकसभा या राज्यसभा चले जाएं या गवर्नर बन जाए। जैसे वेस्ट बंगाल के एक जज साहब जो हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत उनकी जब्त हो जाएगी, ये मुझे पता है और सबको पता है कि वो जीते बीतेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने अपना जो वहां की सरकार के खिलाफ निर्णय लिए उसका फल उनको मिल गया और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगली बार मिनिस्टर बन जाएंगे, जैसे एक राज्यसभा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड चले गए। लेकिन मेरे ख्याल से आज का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरे ख्याल से जो उनके कर्तव्य हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसका पूरा निर्वहन कर रहा है और जो संवैधानिक उत्तरदायित्व उनको मिल रहा है, इतिहास की पुस्तकों में उनका नाम दर्ज होगा। और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि 15 तारीख को ये 2 निर्णय अच्छे हो जाएं, हमको पता चले किसका पैसा लगा हुआ है, हमको पता चल जाए कि चुनाव आयोग, ऐसे लोग जो कि ऐसी कमेटी जिसमें 2 लोग एक तरफ के होंगे, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, उस पर हमें भरोसा नहीं होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे ये आशा है और मेरी प्रार्थना है, अपने चुनाव आयुक्त जो हैं उनको नियुक्त कीजिए या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में इलेक्शन करा दीजिए, जिससे देश की जनता ये समझ पाए कि यहाँ निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। पूरे विश्व में जो हमारे चुनाव आयोग की एक छवि थी टीएन शेषन के जमाने से, जो बिगड़ गई है, सुधारने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा, ऐसी मुझे आशा है। और आप लोगों से निवेदन है, शेयर मार्केट पे निगाह रखिए और उससे इंडिकेटर लीजिए कि मोदी जी 2024 में चुनाव जीत रहे हैं या चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।